हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले प्रीवियस एक इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन आंसर की क्लास हमने करी थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। और ये भी जो हमारी एक सीरीज़ है इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस की, आप लोग इसको कंटिन्यू अगर देखेंगे तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो हमारी रहेंगी। और जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड बैंक से संबंधित क्वेश्चन है पहला, इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना क्या 1992 में हुई थी, 1982 में हुई, 1962 में हुई या 1952 में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई 1982 को 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है नाबार्ड बैंक की स्थापना से संबंधित के इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो समिति का नाम है शिव रामन समिति। शिव रामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि नाबार्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर नाबार्ड बैंक का। क्वेश्चन आ जाता है कि नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड बैंक से संबंधित बात आती है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए हैं भारत के अंदर, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो निर्माण किया गया था वो एग्रीकल्चर में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किया गया था। जो हमारे आरआरबी बैंक्स होते हैं उन बैंकों को जो लोन प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, लोन प्रोवाइड कौन कराता है, तो वो कराता है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। इसका कार्य जो होता है वो आरआरबी बैंक जो भारत के अंदर हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनको लोन प्रोवाइड कराना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो मुंबई के अंदर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे तो वर्तमान चेयरमैन कौन है हमारे नाबार्ड बैंक के, तो आंसर रहेगा हमारा श्री साजी केवी वर्तमान अध्यक्ष है नाबार्ड बैंक के। तो ये थी नाबार्ड बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे क्वेश्चन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे जो जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, क्या वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा किया जाता है, उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को। और ये बजट से एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है हमारे भारत के अंदर। क्वेश्चन ये भी आ जाता है। और बजट जो वर्तमान में 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष, तो 1 फरवरी से पहले इसका मतलब हमारे भारत के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और भारत के अंदर जो भी हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ है, जितना भी हमने पैसा लगाया कहाँ पर, और सारी चीज़ों का जो एक ब्यौरा दिया जाता है वो आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर दिया जाता है। तो ये है हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। और भारत की वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण वर्तमान के अंदर है। और कौन से नंबर की लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री हैं तो 17वें नंबर के जो लोकसभा अभी हमारी चल रही है इसके अंदर वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष, मतलब कहने का मतलब ये है कि आरबीआई बैंक जो है हमारे भारत का, उस आरबीआई बैंक का जो लेखा वर्ष है, जो उसका वित्तीय वर्ष है, क्या वो अप्रैल से मार्च है, क्या वो जुलाई से जून है, क्या वो जनवरी से दिसंबर है, क्या वो अगस्त से जुलाई है। तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है वो तो अप्रैल से मार्च होता है, ठीक है। और अगर बात आती है हमारी आरबीआई का वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष, वो जुलाई से जून का होता है। ये हमने ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है वो जुलाई से जून का होता है। और कहने की बात आती है कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 में हुई थी और किस एक्ट के तहत हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के तहत हुई थी। 1934 में एक्ट आया था और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीआई बैंक की स्थापना जो हुई थी वो किस कमेटी के आधार पर हुई थी? तो रॉयल समिति के हुई थी, हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हमारे भारत के अंदर आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। शुरुआत में ये एक प्रारंभिक में ये एक प्राइवेट बैंक होता था और उसके बाद जैसे ये भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद ये भारत का एक सरकारी बैंक बना, रिजर्व बैंक बना। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है आरबीआई बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, तो वो कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949 को 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आरबीआई बैंक का लेखा वर्ष अभी जुलाई से जून है। आरबीआई की बैंक की स्थापना हमने बताई आपको, हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। अब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आरबीआई बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आरबीआई बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि आरबीआई बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में जब भी नोट जारी किए जाते हैं और नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो उसके लिए एक प्रणाली यूज की जाती है, सिस्टम यूज किया जाता है, अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। एक होता है अनुपातित प्रत्यय प्रणाली और एक होता है नियत प्रत्यय प्रणाली। तो इसका सही आंसर जाएगा कि भारत में जब भी नोट छापे जाते हैं तो वो छापे जाते हैं MRS, न्यूनतम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के माध्यम से छापे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है भारत में 200 करोड़ रुपए एक बार में छापे जाते हैं और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत होता है, जिसके अंदर होता क्या है? 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना होता है आरबीआई को और इसमें 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए का क्या करना पड़ता है? जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है या फिर जो भी हमारा एक मुद्रा होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं विदेशी मुद्रा कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं अन्य मुद्रा को इसके अंदर रखा जाता है। तो वो 85 करोड़ है और 115 करोड़ का गोल्ड रखना होता है हमारे आरबीआई को जब भी पैसा छापना होता है। तो 200 करोड़ रुपए का ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज किया जाता है भारत के अंदर। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा रुपया होता है या कितने रुपए से ऊपर के नोट आरबीआई जारी करता है? तो 1 रुपए से ऊपर के नोट जो है वो आरबीआई जारी करता है और 1 रुपए के सिक्के पर सिग्नेचर फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं, क्योंकि 1 रुपए के जो नोट जारी करने का निर्णय लिया जाता है वो भारत के अंदर वित्त मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। और वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं आरबीआई के, मतलब वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के ऊपर और जितना भी हमारे नोट होते हैं इन नोट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर के। आरबीआई के जो गवर्नर्स हैं इनका जो हमारा सिग्नेचर होते हैं सभी नोटों के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में जो नोट छापे जाते हैं, तो भारत के अंदर जो नोट छापे जाते हैं वो कौन छापता? आरबीआई के द्वारा की मदद से छापे जाते हैं। लेकिन भारत में जो 4 जगह पर प्रिंटिंग प्रेस है, जो नोट छापे जाते हैं, जहां पर वो कहाँ कितनी जगह हैं? वो 4 जगह है। और वो 4 जगह कौन सी है? नंबर फर्स्ट में बात करूं तो नासिक के अंदर भी नोट छापे जाते हैं। ठीक है जी। भारत में जो नंबर सेकंड पर है वो कौन है? नासिक के बाद वो है मैसूर के अंदर भी नोट छापे जाते हैं। इसके अलावा यह है सालबोनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ पर भी नोट छापे जाते हैं। उसके अलावा जो नोट छापे जाते हैं हमारे वो एक मध्य प्रदेश के अंदर भी छापे जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे जो 4 जगह हैं जहाँ पर भारत के एक नोटों की छपाई होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस है नोटों की, ये हमारे 4 जगह हैं। ठीक है। और ये देवास में है, मध्य प्रदेश के अंदर देवास। ठीक है जी। तो ये था वो हमारा क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? तो आंसर है हमारा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषा में मुद्राएं होती, मतलब कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है कि जैसे हमारा एक ये नोट है इस नोट के पिछले भाग पर, जो पीछे का भाग होता है, उसमें कितनी भाषाएं मुद्रित की जाती हैं, कितनी भाषाओं में पैसा लिखा रहता है, 12 में, 13 में, 14 में या 15 में। तो सही आंसर है इसका कि 15 भाषाएं मुद्रित की जाती है पीछे की साइड, और 2 भाषाएं होती हैं फ्रंट पर, और वो होती है हिंदी और इंग्लिश। तो भारत के जो नोट होते हैं उन पर टोटल हमारी कितनी भाषाएं होती है, तो 15 + 2 = 17 भाषाओं का यूज किया जाता है भारतीय नोटों पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम लोग कहते हैं आरआरबी बैंक की स्थापना हमारे भारत के अंदर कब हुई थी? पहले आरआरबी बैंक की स्थापना पूछी गई है, क्या 1977 में हुई, 76 में हुई, मतलब 76 में हुई, या 74 में हुई, 75 में हुई? तो इसका आंसर सही जाएगा हमारा कि कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1975 को 1975 में पहला आरआरबी बैंक हमारे इंडिया में बना, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना। और इसका जो एक्ट आया था, आरआरबी एक्ट 1976 में आया, 1976 में आरआरबी एक्ट आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आरआरबी पहला बैंक कौन सा था, प्रथम आरआरबी बैंक कौन सा था? तो आपका आंसर लगेगा कि प्रथमा भारत का पहला ग्रामीण बैंक था। और टोटल ग्रामीण बैंकों की संख्या हमारे भारत में कितनी है फिलहाल वर्तमान में, क्वेश्चन आ जाता है, तो 56 आरआरबी बैंक्स हमारे इंडिया के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। ओके, तो ये थी सारी जानकारी हमारी आरआरबी बैंक से संबंधित। एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कि आरआरबी बैंक का जो स्थापना हुई थी पहले, तो उनकी अधिकृत पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ अधिकृत पूंजी थी उस टाइम पे जिस समय आरआरबी बैंक की स्थापना हुई थी। ओके, तो ये थे हमारी आरआरबी बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण सारे पॉइंट जो हम लोग साथ साथ आपको डिस्कस कर ही रहे हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। अगला प्रश्न है हमारा कि मुद्रा प्रसार जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन का होना, महंगाई होना, तो महंगाई जो हो जाती है वो कई चीजों पर निर्भर करती है भारत में। तो इन्फ्लेशन के बारे में असत्य कथन पूछा गया है, उसे चिन्हित कीजिए कौन सा असत्य कथन है। इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु दर बिंदु पर आधारित होती है। जी सही है, भारत में मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन की दर गणना थोक मूल्य सूचकांक पर की जाती है, वोल प्राइस इंडेक्स पर की जाती है। तो देखो वोल प्राइस इंडेक्स पर पहले की जाती थी, वोल प्राइस इंडेक्स पर पहले की जाती थी WPI पर, लेकिन अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर की जाती है। तो ये भी हमने ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो इसको हम लोग सही मानेंगे। मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सही बात है कि हम लोग खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखते हैं जब भी हम लोग इन्फ्लेशन को मापते हैं। उसके बाद है कि मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना नहीं होता है। जी, कीमतों का घटना होता है, यहाँ पर है कि कीमतों का घटना नहीं होता है, तो इसका आंसर ये गलत जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ऑप्शन में दिया गया कि कौन सा असत्य कथन है, तो असत्य कथन है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न है हमारा 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत के अंदर? 19 जुलाई 1969 को 1969 में भारत का पहला नेशनलाइज हुआ था, फर्स्ट नेशनलाइज हुआ था इंडिया के अंदर बैंकों का। और ये जो नेशनलाइज था वो कितने बैंकों का हुआ था? क्या वो 10 का हुआ था, क्या वो 12 का हुआ, क्या वो 14 का हुआ, क्या वो 16 का हुआ? तो ये सही आंसर जाएगा, उस समय 14 बैंकों का नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत के अंदर। तो ये पहला नेशनलाइज था। और सेकंड नेशनलाइज जो हुआ था वो 1980 में 1980 में दूसरा नेशनलाइज हुआ था। और ये कितने बैंकों का हुआ था? 6 बैंक्स का हुआ था। तो टोटल हमारे 20 नेशनलाइज बैंक थे। और इनमें से एक बैंक था जिसको 1993 में PNB बैंक में विलय कर दिया गया था। उस बैंक का नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है हमारे अभी वर्तमान का कि वर्तमान में हमारे टोटल सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 12 सरकारी बैंक हमारे भारत के अंदर कार्यरत हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में
तो पहला नेशनलाइज हुआ 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का, और दूसरा नेशनलाइज हुआ 6 बैंकों का 1980 में। टोटल 20 बैंक थे, जिनमें से सबसे पहला बैंक जो था हमारा वो पीएनबी बैंक में मर्ज हो गया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और आज वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर कौन सी दर होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बैंक रेट जो है वो बैंक रेट क्या रेट होती है, कौन सी रेट होती है? तो एक बैंक पब्लिक बैंक को उधार देता है, जी बिल्कुल गलत है। आरबीआई पब्लिक बैंक को उधार देता है, ठीक है, यहां पर ये गलत हो जाएगा। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, जी हाँ ये सही आंसर है। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है, गलत है। तो आरबीआई जो है हमारा भारत का रिजर्व बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंकों को उधार देता है, तो बैंक दर उसे कहते हैं। तो बैंक दर जो होती है वो रेपो रेट से ज्यादा होती है, कुछ परसेंट ज्यादा होती है रेपो रेट से, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? जिसे हम लोग सस्ती मुद्रा, चीप करेंसी किसे कहते हैं? सस्ती मुद्रा ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर या निम्न जीवन स्तर। तो ब्याज की जो कम दर वाला पैसा हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा कहा जाता है। सस्ती मुद्रा किसे कहा जाता है? जो हमें कम ब्याज पर मिलती है उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्स बैंक कौन से बैंक होते हैं? तो शेड्यूल बैंक पूछे हुए हैं, शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं? तो आपका आंसर लगेगा, क्या राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं? क्या राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होते हैं, दूसरे देश में स्थापित किए जाते हैं, या आरबीआई बैंक की दूसरी अनुसूची में आते हैं? जी हाँ, आरबीआई एक्ट जो है हमारा, आरबीआई एक्ट की सेकंड लिस्ट के अंदर जो बैंक आते हैं उन्हें हम लोग अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्स बैंक कहते हैं। और जो बैंक आरबीआई एक्ट की सेकंड लिस्ट में नहीं आते हैं उन्हें हम लोग नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल हमारा होता है जो बैल है, बियर हमारा भालू है। तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित होता है। क्या बैंकिंग से होता है, विदेशी मुद्रा रिजर्व से होता है, आंतरिक मुद्रा से, व्यापार से? तो सही आंसर जाएगा स्टॉक मार्केट में। जब हमारा तेजड़िया आती है, मतलब हम लोग कहते हैं कि शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो वो बुल प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जब शेयर नीचे गिरता है, जिसे कहते हैं मंदड़िया, वो हमारा बियर कहलाता है। तो ये दोनों शब्दावली जो है वो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएससी कहते हैं, एनएससी की जो स्थापना की संतुति 1991 में हुई थी, क्योंकि 1991 में तो संतुति हुई थी, सिफारिश हुई थी, लेकिन एनएससी जो बन के तैयार हुआ वो 1992 में हुआ था। तो प्रश्न पूछा गया है कि किस समिति के द्वारा यहाँ पर इसकी सिफारिश की गई थी? क्या फेरवानी समिति के द्वारा, वांचू समिति के द्वारा, महालनोबी समिति के द्वारा, या नरसिम्हन समिति के द्वारा? तो आंसर हमारा जो सही जाएगा वो है फेरवानी समिति के द्वारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिश की गई थी 1991 में, और एनएससी की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत की दो स्टॉक एजेंसी हैं, एक्सचेंज हैं, एक है हमारा बीएससी और एक है हमारा एनएससी। तो एनएससी जो है वो नया है और बीएससी बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न में हम लोग देखें तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय एवं पर्यवेक्षण, मतलब हम लोग कह सकते हैं उसे रिजर्व रखना वो कौन रखता है? तो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज एंड रिजर्व कौन करता है भारतीय स्टॉक बाजार का? तो क्या आरबीआई करता है, क्या यूटीआई करता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या आईसीआईसीआई बैंक करता है, या फिर सेबी करता है? तो इसको आंसर जाएगा हमारा सेबी करता है। तो जो सेबी है हमारा, सेबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या सेबी है क्या? तो सेबी हमारा जितना भी हमारे मुद्रा बाजार होता है या स्टॉक बाजार होता है उसको एक्सचेंज कर, उसमें उसका ध्यान रखना, उसको एक संरक्षित रखना, उसको रिजर्व रखना, ये सारा का सारा कार्य जो होता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना
कब हुई थी, क्वेश्चन आ जाता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन इसका एक्ट आया था सेबी एक्ट 1992 में। देखो ध्यान रखेंगे, एक्ट पहले आ जाता है किसी भी चीज का, लेकिन सेबी की स्थापना पहले हो गई थी 1988 में, लेकिन इसका जो अधिनियम आया वो 1992 में आया था, ये लेट आया था सेबी की स्थापना। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी सेबी को कहा जाता है हिंदी में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें कौन सा है, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त प्रदान करता है, जी हाँ। आरबीआई बैंक बैंकों का बैंक होता है, जी हाँ सही है। हमारा आईडीबीआई बैंक जो है औद्योगिक बैंकों को, ये औद्योगिक को वित्त देता है, जी हाँ ये भी सही है। जो हमारा एफसीआई है कॉमर्शियल संस्थानों को वित्तीय मदद देता है, जी बिल्कुल गलत आंसर है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो हमारा एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक प्रकार का डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ये ऊपर वाली चीजें जो है इसमें वो सही है, ये वाली चीज गलत पूछी है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि, अभी प्रश्न हमारा पहले भी ये चीज आ गया था तो वो ये रिपीट हुआ है, तो ये हमारा जुलाई से जून है आरबीआई बैंक का लेखा वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग बात कह रहे थे आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना पूछी गई है, कब हुई थी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसका एक्ट आया था, अधिनियम आया था सेबी का। तो ये हमने ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, सेबी की स्थापना से संबंधित। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें पैसा लगाया जाता है, शेयर बाजार में हम लोग पैसा लगाते हैं, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स नीचे आ रहा है, तो वो इसका एक सूचकांक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना क्या 1855 में हुई, 1891 में हुई, 1875 में हुई, 1885 में हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी वो 9 जुलाई 1875 को हुई थी, और इसका जो सूचकांक है उसे कहते हैं सेंसेक्स जो है वो किसका एक सूचकांक है, वो है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये हमने अच्छे से ध्यान रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही खैर आपको मिलेगा, और इसका जो सूचकांक है सेंसेक्स होता है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? क्या उच्च शिक्षा सुधार संबंधी दिया, क्या कर संरचना सुधार संबंधी दिया, क्या बैंकिंग संरचना सुधार दिया था, क्या पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो सही आंसर है बैंकिंग में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति आई थी, और नरसिम्हन समिति ने प्रयास किया था बैंकिंग में सुधार लाने के लिए। तो सही आंसर है सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल जो होते हैं, ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा होते हैं, व्यापारिक बैंकों के द्वारा होते हैं, सेबी के द्वारा होते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो लाए जाते हैं वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा होते हैं, ट्रेजरी बिल बैंकों के द्वारा लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो सही आंसर जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन की दर को या रेट को मापा जाता है। भारत में वर्तमान में इन्फ्लेशन रेट कितनी है? तो ये है हमारा 4 प्लस माइनस का मतलब है 4 प्लस माइनस 2। इसका मतलब है कि 4 में से -2 करेंगे तो 2 बचा, या तो 2 होगा, या फिर 4 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ से 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए भारत का। तो भारत का इन्फ्लेशन रेट जो माना गया है वो 2 से लेके 4 माना गया है, जिसे हम लोग कहते हैं 4 प्लस माइनस 2। और किसके आधार पर मापी जाती है हमारी मुद्रास्फीति की दर? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखो इसमें थोक मूल्य सूचकांक पर भी मापी जाती थी वैसे तो यहाँ पर देखा जाए, और श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर।
तो इसका यहाँ पर तो एक ऑप्शन पूछा गया, तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? क्या ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों के देखभाल के लिए, ग्रामीण बैंकिंग से है, या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से? तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो ग्रामीण बैंकों में सुधार लाने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकों से जोड़ना, ये काम किया गया था किसके द्वारा? स्वाभिमान योजना के द्वारा। अब एक हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत में सभी व्यक्तियों को, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को, दूर दराज के क्षेत्रों को जब भी बैंकों से जोड़ा जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये करके क्वेश्चन आ जाता है, तो उसे कहते हैं वित्तीय समावेशन। उसे कहते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंस इंक्लूजन। मतलब सभी व्यक्तियों को, सभी राज्य क्षेत्रों को, दूर दराज के क्षेत्रों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना या बैंकिंग से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। और भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का जो कार्य किया गया था वो जन धन योजना के द्वारा किया गया था। जन धन योजना, ये भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना थी, जन धन योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो ये भी प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पिछले भाग पर 15 भाषाएं हमारी मुद्रित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ये प्रश्न भी हमारा रिपीट हुआ है। तो वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है, जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो ये है हमारा अप्रैल 1987 से। तो केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 से कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण स्थापित नहीं किया गया है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी बैंकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से संबंधित। बड़े ही अच्छे प्रश्न रहे हैं हमारे एग्जाम में, के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच।